सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द शॉर्ट सीरीज़ जिसमें कि हम छोटे से वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, दूसरे में हमने किया जो हमारे एवरग्रीन पॉलिटी के केसेस हैं उनको। एंड दोनों वीडियो में आपका बहुत ही ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स रहा एंड जैसे उसमें टारगेट रखा था हमने 10,000 लाइक्स का, वो भी आपने कंप्लीट किया। तो अब ये रहा आपके सामने थर्ड वीडियो जिसमें कि इंपॉर्टेंट रीसेंट केसेस इन न्यूज़ जो अभी खासकर रेलवे ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से। तो रेलवे में तो भर भर के आगे पूछे जाने ही वाले हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल फिर कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन खासकर जो एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी हिंट है कि आपसे भी केसेस जो है बहुत चांसेस, क्योंकि पहले पूछे गए और अभी भर भर के रेलवे में पूछे गए, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो ये छोटे से वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट अभी केसेस रहे न्यूज़ में वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। एंड इस लेक्चर का जो पूरा PDF है वो आपको मिल जाएगा परमार SSC टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स के लिए कुछ बहुत स्पेशल आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। कहाँ पर? परमार SSC यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आपको अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर सारे आपके जो भी हम लोग करते हैं वो आपके स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है। स्पॉटिफाई पे आई थिंक पता नहीं थर्ड अभी आई थिंक वो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहे हैं अपन लोग पूरे इंडिया में। एंड फैट माई लिटिल बॉय के रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, अभी स्टॉक में आ चुके हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा केस है गोरखनाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस। अभी रिसेंट का ही केस है और इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि बिना सहमति के जो सेक्स है उसको हम बोल रहे हैं नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें कि ये हस्बैंड जो है वो अलीग था कि उसने बिना कंसेंसस के सेक्सुअल असॉल्ट किया अपनी वाइफ पे और बहुत मल्टीपल टाइम्स किया, जिसकी वजह से शी फाइनली मतलब उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसने ये रूलिंग दी है कि ऑफेंसेस, ठीक है, उन्होंने उस मैन को कन्विक्ट किया है अंडर द सेक्शन 376 ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड, जो भी क्या हो चुका है भारतीय न्याय संहिता हो चुका है BNS, एंड सेक्शन 6 ऑफ दी जो पॉक्सो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इन दोनों एक्ट के तहत इस पर्सन को कन्विक्ट किया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ब्रीफ में हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमारा केस है सेकंड नंबर का, एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन उर्दू यूज़ ऑन द साइन बोर्ड महाराष्ट्र। जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं महाराष्ट्र में वहाँ पे उर्दू का यूज़ किया गया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला था कि कोई जो एक लैंग्वेज किसी धर्म से एसोसिएटेड नहीं है और इसीलिए मराठी के साथ उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपहेल्ड किया उस जजमेंट को, यानी कि सही ठहराया बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को, ठीक है। दैट लैंग्वेज किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती है एंड बेंच रिकग्नाइज दी उर्दू एज पार्ट ऑफ इंडियाज़ गंगा जमुनी तहजीब, कि सारे धर्म एक साथ रह के चलेंगे, ठीक है, और लैंग्वेज इस तरह से हमें डिवाइड नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर एक्ट को एक तरह से बैकिंग उसकी ली गई थी, एंड दैट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 2022, ठीक है, कि ये उर्दू लैंग्वेज का जो यूज़ है वो प्रोहिबिट नहीं करता है लॉन्ग साइड मराठी, ओके। थर्ड केस है हमारा विद रिस्पेक्ट टू सुरेश वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेशन बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस केस। बहुत पुराना केस है एक्चुअल में, ये 2008 का केस, यस 2008 का केस है, और अभी जाके इसमें फाइनल रूलिंग आई है। मतलब फाइनल क्या आई है, इसमें था ये कि सुरेश जी जो थे इनकी वाइफ की हो गई थी डेथ, और इनकी वाइफ से जब पूछा गया, जब डेथ ऐसे हुई थी कि आग लग गई थी उनके शरीर में, तो वो हॉस्पिटल में जब थी तो उनका जब पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो वो बोलती हैं कि हमने खुद केरोसिन वगैरह डाल के सॉरी किचन में जब काम कर रहे थे तो गलती से आग मतलब पकड़ ली और इस वजह से जल गए। फिर दोबारा जब मतलब पहले जब एक हेड कांस्टेबल ने उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, जब सब इंस्पेक्टर ने किया स्टेटमेंट रिकॉर्ड, तो बोलती नहीं हमारे हस्बैंड ने हमें आग लगाई थी, वो तो उस समय वहाँ मौजूद था, इसलिए हमने जज मतलब ऐसा बोला था पहली बार में। तो ये सब ट्रायल चलता रहा और हाई कोर्ट ने इस बंदे को जो सुरेश है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है, इसकी वाइफ की, सुरेश की वाइफ की डेथ हो जाती है। तमिलनाडु का केस है, तो जो तमिलनाडु का जो मद्रास हाई कोर्ट होता है वो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देता है कि भाई अब तुम आजीवन कारावास है। इसने अपील किया अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया ये, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला कि सस्पिशियस डाइंग डिक्लेरेशंस रिक्वायर कोरॉबरेटिव एविडेंस, मतलब कि अगर सस्पिशियस है, यानी कि जो डाइंग डिक्लेरेशन मतलब जो आदमी मर रहा है, ठीक है, तो वो अगर बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा भी कुछ सस्पिशन है उसमें, तो उसको कोरोबोरेट करना चाहिए। कोरोबोरेट का मतलब है किसी और भी एविडेंसेस चाहिए जब वो उसको सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि ये बात सामने निकल के आई इस केस में कि 2008 में ये केस हुआ और इससे 2 साल पहले, क्योंकि इनके यानी कि जो लड़के वाले हैं लड़की वाले, इनके फैमिली के बीच में अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस नहीं चल रहे थे, तो 2006 में लड़के थे सुरेश के भाई ने एलिगेशंस लगाए थे
किस पे, ये लड़की के जो फादर थे यानी कि अपने भाई के फादर इन लॉ पे, कि इसने इस तरह से ये धमकी देता और ये सारी चीज़ें करता है। तो ये मतलब काफ़ी पहले ही केस चल चुका था। तो ये बात सामने निकल के आई बाद में कि इन दोनों फैमिली के बीच में पहले से ही झगड़े चल रहे थे। तो उस लड़के को यानी सुरेश को फंसाने के लिए, सिर्फ ऐसा मतलब कुछ प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये सस्पिशन आया सुप्रीम कोर्ट का कि उसको फंसाने के लिए इन्होंने उस अपनी लड़की का यानी कि जो जिसकी डेथ हुई उसका स्टेटमेंट चेंज करवाया और बोला कि अपने जो हस्बैंड है उससे पूरा वो डाल दो कि उसने तुम्हें आग लगाया। तो बात ये आती है कि लाग अलग ही कैसे होगी। तो ये मतलब मैं अपने पर्सनल उससे बता सकता हूँ बिकॉज हमारे मामा के यहाँ ऐसे ही केस हुआ, मुझे तो पता नहीं, मम्मी बताती हैं, बहुत पुराना उनका भी केस है, मतलब बिल्कुल ऐसे सेम ही। तो हुआ क्या है उस केस में कि बिल्कुल सेम, मतलब जब मैं इस केस के बारे में पढ़ा तो मुझे एकदम वही सेम चीज़ रिलेट हुई, एकदम सेम केस है। कैसे कि मम्मी बताती हैं कि दो घरों में लड़ाई थी, ठीक है, काफ़ी भयंकर लड़ाई थी। अब उसने किया एक बंदे ने अपनी वाइफ से बोला, ठीक है, कि हम थोड़ी सी आग लगा देंगे और इन पे इल्ज़ाम लगा दें, इनको जेल हो जाएगी। वो क्या हुआ, आग ज़्यादा लग गई उसके, आग ज़्यादा लग गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। वो उसने बंदे ने बोला उसके हस्बैंड ने, तुम चिंता ना करो, बचा लेंगे और इसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दो कि इसी ने आग लगाई है और इसी वजह से हुआ। वो मर गई, वो मर गई, इस बंदे को आजीवन कारावास झेल रहा है अभी, ये हाल है। और मतलब उसके फादर के भी, मम्मी बताती हैं, डेथ हुई थी तो बेड़ियों में बंद होके आया था चिता को आग लगाने, फिर जेल, 13वीं भी नहीं करनी थी, कुछ नहीं। एकदम सेम केस है। ये तो रूलिंग अभी आई है, वो भी केस जो मैं बताती हूँ काफ़ी पुराना है। और वो बंदा मतलब उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और तब से वो जेल में। तो देख सकते हैं मतलब काफ़ी गंदा ये सब खेल चलता है कि फंसा देंगे लड़के वालों को और ये सब, ठीक है, काफ़ी मतलब चलता है। नो डाउट लड़कियों के खिलाफ होते हैं, ठीक है, अभी ऊपर वाला केस ही हमने देखा था फर्स्ट नंबर का, होते हैं, लेकिन कई बार ये झूठे केसेस में फंसाने वाला भी काफ़ी चलता है, क्योंकि नो डाउट लॉज आर इन फेवर ऑफ वेमेन, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू जो पहले रही है नीड्स, होना भी चाहिए, लेकिन उस लॉ का गलत मिसयूज़ भी, मतलब बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी अब होने लगा है, बहुत ज़्यादा। खैर, जैसे कि अभी एक आपने सुना होगा केस, ये यश दयाल का, जो आईपीएल में खेलता है बंदा, जिसको रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे। तो वो बंदे को मतलब एक लड़की ने उस पर एलिगेशंस लगाए कि ये हमारा यूज़ कर रहा था और शादी नहीं कर। तो भाई यूज़ करा तो शादी नहीं कर रहा, कि मतलब क्या उसने क्या एग्रीमेंट कर लिया था कि तुम्हारे साथ ये शादी करेंगे, और तुम भी हो सकता है उसको यूज़ कर रही हो, तुम्हारे भी कुछ मतलब, वो फेमस हो गया तो नहीं कर रहा है, उसको बेटर प्रॉस्पेक्ट चाहिए, तो ठीक है। खैर, बट वही है ना कि लॉज आर इन फेवर ऑफ वेमेन। खैर जो भी, उस पर ज़्यादा वो नहीं जाएंगे, ड्यूब डील नहीं करेंगे। 4th नंबर पे आते हैं, पहले ऑर्डर वाइज चलेंगे। अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ है मैं बोलना चाहूँगा, दैट इज़ कि भाई अगर आप लड़ते रहो, ठीक है, तो जस्टिस ज़रूर मिलता है, लेकिन एक चीज़ ये भी है अदर साइड की, थोड़ा सा डिलेड रहता है। अब तो देखो 2008 से बंदा है, हुआ क्या था 2012 में 4 साल बाद हाई कोर्ट ने इसको गिल्टी प्रूव किया और आजीवन कारावास भेज दिया। अब 13 साल बाद ये रूलिंग आई है कि उस बंदे को छोड़ो, क्योंकि कोई इस तरह से प्रॉपर कॉरपोरेटिव एविडेंस नहीं है जो उस वाइफ के उसको सपोर्ट कर सके। तो 13 साल भाई वो कहाँ गए, कौन ला के देगा उसके वापस 13 साल। और 13 साल क्या, अगर वो 4 साल वो भी जोड़ लें तो 17 साल, लेकिन चलो 4 साल छोड़ दो तो फिर भी 13 साल वो बंदा जेल में बंद रहा, क्यों, कुछ किसी के लिए भी नहीं। खैर, तो अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ, अश्विनी ये मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जाते रहते हैं अक्सर सुप्रीम कोर्ट। तो इस बार जब गए कि भाई सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड क्यों ऐड है पीएमएल ने, तो सुप्रीम कोर्ट लाए तो जा रहे, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे जा। यार तू कुछ मतलब कि डिसमिस कर दिया, पिटिशन को डिसमिस कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तभी बताओ कमेंट में, थ्रू विच अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिससे कि 3 वर्ड इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़ा गया था, सॉवरे नहीं जोड़ा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी हम पूरा इसमें अब ट्रैक कर, मतलब पीछे थोड़ा सा रिलेट करो क्या क्या हमने पढ़ा था इसके रिगार्डिंग की। जो बेरूबारी यूनियन केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं आप प्रीएम्बल कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज वो प्रीएम्बल पार्ट ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। देन केशवानंद भारती केस में बोला नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसको अमेंड कर सकते हैं। तो एक ही अमेंडमेंट हुआ है अभी तक, 42nd अमेंडमेंट, जैसे कि 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं। ये केस तो खैर सभी को पता होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने केसेस देखने वाले उनमें से यही केस होगा जो आपको पता होगा ज़्यादातर लोग। रणवीर अलाहाबादिया केस ये है, एंड द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन टू अलाहाबादिया बट हार्शली क्रिटिसाइज्ड हिज रिमार्क्स एज ऑब्सीन एंड वल्गर। मतलब इनको प्रोटेक्शन तो दे दी एंड इनको रिलीज़ भी कर दिया, सच कुछ वो नहीं हुआ, बट ऑब्सीन और वल्गर इनके स्टेटमेंट्स को डिक्लेयर किया गया कि आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंजॉय तो करते हो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज सब क्लॉज ए के तहत, लेकिन आपको पता होना चाहिए तेरा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस
अटैच टू इट आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 क्लॉज 6 में आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आप पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इनको भी ध्यान में रखो बोलते वक्त। तो रणवीर इलाहाबादी और वो जो समय रहना है, तो मतलब खैर बंदे में पावर तो है, शो को बंद करवा दिया लेकिन जो भी है खैर। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस बलवीर सिंह केस, ये केस है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, नाउ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोवाइड्स अ चाइल्ड्स एविडेंस इज एडमिसिबल इफ फाउंड वॉलंटरी। इसमें ये है, इसमें हुआ क्या था, ये बलवीर सिंह जो है, इसमें हुआ ये था, एक मतलब बलवीर सिंह सब छोड़ो, बस केस का नाम याद रखो, एक बंदा था, ठीक है। और था ये कि रात का समय था, है ना, एंड जिन्होंने ये फाइल करी थी कंप्लेन, वो और उनके फादर को कुछ रात में चिल्लाने की इस तरह से चीखें आई, ठीक है, शांत हो गई। फिर सुबह उन्हें पता चला कि इस घर में, जिस घर से आवाज़ें आ रही थी, उस घर में डेथ हो गई है एक महिला की, ठीक है। और उन्होंने क्रीमेशन वगैरह भी कर दिया, खेत वगैरह में सब मतलब बॉडी वॉडी वो सब हो चुका है। तो ये पुलिस में गए, पुलिस में उन्होंने FIR वगैरह वो सब करवाई। एंड इनकी जो एक्यूज्ड था, उसने मतलब ये था कि उसने, इन लोगों का कहना था, अपनी वाइफ को मारा है और उनके बच्चे थे, एक बेटी थी और 2 बेटे थे, ठीक है। बच्ची 7 साल की थी उस समय। ये केस आप मान लो कब का है, 2003 का है, हाँ 2003 का ये केस है। अब समझ लो 2003 का केस है, ये 2025 चल रहा है आज, ठीक है। तो देर नहीं, बहुत ही ज़्यादा देर है। तो 2003 में वो बच्ची 7 साल की थी और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। बाद में हाई कोर्ट ने छोड़ दिया इसको, इस बंदे को, कि जो बच्ची का स्टेटमेंट है उसको वो भी कोरोबरेटिव नेचर का होना चाहिए, किसी से पूछा जाना चाहिए, एंड वो उसका स्टेटमेंट 18 दिन बाद रिकॉर्ड किया गया। देन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, मतलब इसको छोड़ दिया गया बलवीर सिंह को, कि भाई इसका नाम पूरा था बलवीर सिंह यादव, इफ नॉट रॉन्ग, शायद बलवीर सिंह था और एक और थे, दूसरी पार्टी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन एक्यूज्ड यही था, बलवीर सिंह यादव। तो फिर उसके बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला द एविडेंस एक्ट डज नॉट, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो आपका इंडियन पीनल कोड है, भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या हो चुका है बताएंगे, CRPC क्या हो चुका है। तो द एविडेंस एक्ट डज नॉट रीप्रिस्क्राइब एनी मिनिमम एज फॉर अ विटनेस, यानी कोई मिनिमम एज नहीं है एविडेंस एक्ट में कि इतनी एज वाले ही विटनेस हो सकता है, उतना नहीं हो सकता। तो यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड दस कोर्ट मस्ट नॉट रिजेक्ट अ चाइल्ड टेस्टिमनी, यानी चाइल्ड ने जो बोला है, जो चाइल्ड की टेस्टिमनी, उसको कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता है इफ़ देर इज़ अ माइनर इनकन्सिस्टेंसी। थोड़ा सा अगर माइनर इनकन्सिस्टेंसी है, क्योंकि वो बच्चा है भी, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या हुआ, बलवीर सिंह को आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना आई थिंक 1000 रुपये का, ठीक है। खैर वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब जाके हुआ है। तो अब बंदा ही कितने साल का हो चुका, तुम सोचो, बूढ़ा होने को आया होगा, मतलब लगभग 55 साल की तो उम्र होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। वो लड़की सोचो जब वो थी आई थिंक कब 7 साल की, तो आज को होगी वो लगभग 29 साल की लगभग, है ना। 2003 की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं, है ना। खैर तो आगे बढ़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन, पहले ऑर्डर में देखते हैं कौन सा था, 6 था ना, 7th सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन PMLA, Supreme Court ruling on PMLA 2002 and bail 2024-25. Recently, Supreme Court developments on bail under the PMLA in 2024-25 are, मतलब PMLA क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बड़ा खतरनाक है। अगर इसमें आपकी अरेस्ट हुई ना तो बेल मिलती नहीं है इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करी, क्या बोल के कि भाई वो वैलिड हो सकती है द बेल। Supreme Court has clarified that prolonged incarceration without trial can be a valid ground for granting bail under PMLA, despite the twin conditions under Section 45, जो conditions हैं कि bail grant नहीं हो सकती है। इसके बावजूद भी अगर prolonged यानी बहुत टाइम तक आप जेल में रखे हो बिना किसी ट्रायल के, तो बेल मिल सकती है। ये एक्सेप्शन है। अरविंद केजरीवाल केस में भी यही सेम हुआ था। द कोर्ट रूल दैट द लीगैलिटी ऑफ अरेस्ट मस्ट बी ऑल्सो कंसिडर द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट। क्या नीड थी और क्या नेसेसिटी थी उसकी, ये सतमोला नहीं लिखा है, ठीक है, सामतोला है, सामतोला देवी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये वाला केस, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इन केस ऑफ समतोला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट सीनियर सिटीजन कैन सीक मेंटेनेंस अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इवन इफ दे हैव ट्रांसफर्ड देयर प्रॉपर्टी टू देयर लीगल हायर्स। मतलब वो पूरा पढ़ लेते हैं। ट्रिब्यूनल्स अंडर द एक्ट हैव द अथॉरिटी टू ऑर्डर द एविक्शन ऑफ अ चाइल्ड और रिलेटिव इफ इट इज डीम्ड नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सीनियर सिटीजन, बट इट इज नॉट नेसेसरी एंड मैंडेटरी टू पास एन ऑर्डर ऑफ एविक्शन इन एवरी केस। मतलब ये है, समतोला देवी उनके हस्बैंड
का ये कहना था, ये हमारा जो लड़का है बड़ा वैसा है, इसको प्रॉपर्टी से हम दखलन वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ले लेगा और फिर हमारी ये वो नहीं करेगा, केयर वगैरह नहीं करेगा, तो इसको हम प्रॉपर्टी से एकदम वो करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं। ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल ने कर दिया, हटा दिया इसको प्रॉपर्टी से। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मसला पहुंचा तो उसने बोला कि हाँ ट्रिब्यूनल्स हटा तो सकते हैं, लेकिन हर ग्राउंड में ये कोई प्राइमरी वो नहीं हो सकता है, ये प्राइमरी हथकंडा नहीं हो सकता ट्रिब्यूनल्स का कि आपने तुरंत उसको एविक्ट कर दिया। एविक्ट का मतलब है उसको हटा दिया प्रॉपर्टी से, एविक्शन का मतलब वही होता है, ठीक है, कि अभी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं है। ये प्राइमरी वो नहीं हो सकता हथकंडा, ये लास्ट केस में आप कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी हथकंडा नहीं होना चाहिए। पहले आपको केस को रिजॉल्व करना है। अब यहीं पे मैं पहले आपको ये केस ही बताना चाहूँगा, तब आगे बढ़ूँगा 11वें नंबर का, और ये लास्ट केस है, उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित केस। और किसी को अगर लगे, ठीक है, कि ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये मिस आउट हो गया, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको लगता है तो मैं उसको कहाँ बता सकता हूँ, वैसे तो कमेंट में बता सकते हो, और बाकी नंबर तो आई थिंक होगा काफ़ी लोगों के पास व्हाट्सएप, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। एंड अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो @parmar00, ठीक है, @PARMAR सब स्मॉल में एंड 00, तो इस पर भी आप बता सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट केस मिस हो गया है अपन से। तो वैसे तो जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सारे हम कवर कर रहे हैं। तो ये मैं इसके बाद तुरंत क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत हद तक सिमिलर है, उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित केस। हाँ, इसमें भी वही देख लो, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट ऑफ 2007 वाला है। अब हुआ क्या इसमें कि उर्मिला दीक्षित ने क्या किया, अपने लड़के सुनील को प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। अब जब प्रॉपर्टी मिल गई सुनील को, तो सुनील अपने अकड़ में, कौन मम्मी, हम तो नहीं पहचानते आपको, कौन है आप, कहाँ से आई आप, वो टाइप चल रहा था सुनील का। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे, ये सागर ने मेरे हम जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। उर्मिला जी को गुस्सा आया, फिर उर्मिला जी गई कहाँ, ट्रिब्यूनल में। तो जब सुप्रीम कोर्ट गई, ठीक है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भाई दैट सेक्शन 23 इज अ स्टैंड अलोन प्रोविजन, डज नॉट ग्रांट ट्रिब्यूनल्स द पावर टू ट्रांसफर पोजीशन। तो हुआ ये कि इन्होंने बोला कि ठीक है, आपने अगर ट्रांसफ़र कर दिया है तो वो ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, और ऐसा सच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई एग्रीमेंट की नहीं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के बाद सुनील को आपकी वो करनी है। उर्मिला जी फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज सच ये इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है तो सुनील की उनको क्या करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, उनका देख रेख करना है, जो सुनील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उर्मिला जी सुनील से प्रॉपर्टी को बेदखल कर सकती हैं, ठीक है, यानी कि उसको एविक्ट किया जा सकता है। तो उर्मिला दीक्षित वाला केस और समतोला देवी वाला, तो ये वाला केस है। तो खैर मैं चाहता हूँ कि ये वाला केस जो है, दोनों केस आप अपने मम्मी पापा को जाके ज़रूर सुनाएं, ठीक है। ईयरफोन में कोई हेडफोन ला के नहीं सुनेगा, मम्मी पापा को ज़रूर बताएं इस केस के बारे में, ठीक है। हाँ, फिर आगे आते हैं 8 नंबर वाले पे, एंड दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल केस। तो एक्चुअली में काफ़ी पुराना मसला है, आपको पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले 1875 में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाई सर सैयद अहमद खान, मुस्लिम्स को एजुकेट करने के लिए। देन बाद में 1911 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। देन इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्ट पास किया, आज़ाद नहीं हुए तो उसके पहले एक एक्ट पास करके इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया 1921 में, ओके। ये फॉर्मली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। देन फिर माइनॉरिटी का स्टेटस ये एंजॉय कर रही थी, लेकिन 1967 वाले अजीज़ बादशाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक्ट के, यानी कोई एक्ट सेंट्रल एक्ट के हिसाब से इस्टेब्लिश हुई हैं, वो माइनॉरिटी का स्टेटस अंडर आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 1 के तहत नहीं मांग सकती हैं, या फिर उनको ग्रांट किया जा सकता है। आर्टिकल 30 वही बोलता है ना, आर्टिकल 29 और 30 दोनों कलेक्टिवली क्या है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार। 29 क्या बोलता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, नॉट नेसेसरली माइनॉरिटीज, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट इट, है ना। और 30 में क्या लिखा है कि कोई भी माइनॉरिटी, नॉट एनी सेक्शन, एनी माइनॉरिटी, ठीक है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, वो क्या कर सकती है, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकती है। तो इसमें लिखा है कि अगर कोई सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी है तो वो माइनॉरिटी के स्टेटस के लिए हकदार नहीं है। लेकिन अभी फिर ये केस आया, ये वाला पर्टिकुलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल। तो इसमें 7 जजेस बेंच बैठी, ये डिसाइड करने के लिए नहीं कि AMU माइनॉरिटी है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या CLA या फिर माइनॉरिटी स्टेटस
किस यूनिवर्सिटी को मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता, इसके प्रोविजंस आप क्लैरिफाई करो। तो ये 7 जजेस बेंच बैठी, डीवाई चंद्रचूड़ जी का ये आखिरी केस था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई सेंट्रल लेजिस्लेचर से के थ्रू अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी है तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिलने में कोई ऐतराज़ नहीं है, यानी मिल सकता है। तो क्या एएमयू माइनॉरिटी है? अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है कि एएमयू माइनॉरिटी है नहीं है। अभी बस ये चीज़ है कि हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक्ट से अगर कोई बना है यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल माइनॉरिटी का स्टेटस ले सकता है। यानी कि अजीज़ बादशाह वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसको पलटा है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन आता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ये तो मुझे लगता है पक्का पूछेगा। क्यों पक्का पूछेगा? क्योंकि हुआ क्या है कि तमिलनाडु की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो बिल पास कर रही थी। अब बिल एक्ट तभी बनेगा, स्टेट वाले की बात कर रहा हूँ, जब वो गवर्नर का एसेंट मिलेगा। सेंटर के केस में अगर देखें, पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट एसेंट देता है या नेगेटिव पावर वीटो का यूज़ करता है। हाँ, यहाँ पे क्या गवर्नर साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, RN रवि, वो दे ही नहीं रहते हैं। वो सारे बिल्स आ रहे थे, होल्ड किए हुए, बिल आ रहा है होल्ड किए हुए, बिल आ रहा है होल्ड किए हुए, दे ही नहीं रहे। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट हाई कोर्ट गई, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला हम ना कुछ कर पाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। ये गई सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई गवर्नर को। पहले तो बोला ये सब क्या कर रहे हो आप, बिल आ रहे हैं तो उस पर एक्ट करो आप, कि भाई दिक्कत है तो उससे लेजिस्लेचर से बोलो। प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया आपने, बिकॉज गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है एंड दैट इज़ कि वो प्रेसिडेंट के लिए बिल्कुल रिजर्व कर सकता है। तो रिजर्व करना है, जो भी करना है करो, जल्दी करो, टाइम बाउंड मैनेज करो, ऐसे तो कोई बिल पास ही नहीं होगा। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जितने बिल्स थे सबको पास कर डाला, जितने बिल पेंडिंग थे 10-11 सबको, मतलब गवर्नर ने असेंट नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट ने असेंट दे डाली कि भैया सारे बिल पास हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करी गवर्नर को। इससे संबंधित आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 200 है जो बात करता है कि व्हेन अ बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है, एक तो है कि एसेंट दे दे, सहमति दे दे, विद होल्ड कर ले विच इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वीटो, एंड रिटर्न कर दे बिल को विच इज़ कॉल्ड एज सस्पेंसिव वीटो, या फिर रिजर्व कर ले वो प्रेसिडेंट के रिकन्सिडरेशन के लिए, है ना। अच्छा बताओ, सस्पेंसिव वीटो किस बिल में यूज़ नहीं किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, आर्टिकल नंबर 200 के तहत, आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल नंबर 200 के तहत एसेंट दो या रिजर्व करो। अगर एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो 1 महीने का आपके पास, 1 महीने के पास आपके पास टाइम है, ठीक। अगर विद होल्ड कर रहे हो एसेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के, तो 3 महीने के लिए बस वो कर सकते हो आप, ठीक है। 3 महीने में आपको रिटर्न करना है, 3 महीने में तो रिटर्न ही करना है देन, ठीक है। और अगर रिजर्व कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो विद होल्ड कर रहे हो, ठीक है, विद होल्ड कर रहे हो, विद होल्ड मतलब मना कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे क्या रिजर्व कर रहे हो, किसके लिए रिजर्व करता है गवर्नर, प्रेसिडेंट के लिए, तो वो भी 3 महीने में आपको जो है रिजर्व को एक्शन लेना है, ठीक है। तो 1 महीने और 3 महीने वाला ये रूल याद रखना। फिर हुआ क्या, अभी ख़त्म नहीं हुआ मसला, प्रेसिडेंट जी पहुंची आर्टिकल नंबर, तो मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया, विच सेज सुप्रीम कोर्ट में पास एनी ऑर्डर और डिक्री टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर। यानी कि कोई मैटर इस तरह से, यानी कोई आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर, उसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, यानी कि अपने आप से उसका संज्ञान लेते हुए केस का क्या किया कि कुछ भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये सुओ मोटो, यहाँ पे तो सुओ मोटो नहीं था क्योंकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट गई थी सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर क्या किया उसने 10 बिल को पास कर दिया, ठीक है। क्योंकि बिल पास करने का काम जुडिशरी का थोड़ी ना है, किसका है, किसका है, लेजिस्लेचर का है। अगर हम देखें तो गवर्नर किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो यहाँ पर किस आर्टिकल का वॉयलेशन हो रहा है, किस DPSP के तहत जो आर्टिकल इसका वॉयलेशन हो रहा है, कमेंट में अभी बताओ, मैंडेटरी अभी लिखो कौन सा आर्टिकल है, मैं बताता हूँ फिर। आर्टिकल 50, क्यों, क्योंकि ये बोलता है स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन जुडिशरी क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव के मसले में एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, बिल पास कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब ये खत्म नहीं हुआ था मसला, इसमें एक चीज़ और ऐड करना है आपको, एंड दैट इज़ कि फिर आर्टिकल नंबर 143 का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने आर्टिकल 143 का यूज़ करके, विच टॉक्स अबाउट द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है 2 मैटर में। एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है अगर, या फिर मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस है, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस है, इन 2 मसलों में। अब इस मसले में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही होती है, इसमें मैंडेटरी नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं, इसमें मैंडेटरी, और जो भी एडवाइस मिलेगी वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। तो प्रेसिडेंट साहिबा ने 14 सवाल यहाँ पर पूछे सुप्रीम कोर्ट से, जो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कर रही है। और किस लिए क्वेश्चन किए कि क्या सुप्रीम कोर्ट
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ को पलट सकता है, मतलब इस तरह से एग्जीक्यूटिव के मामले में दखलंदाजी कर सकता है, क्या वो बिल्स को अपने आप पास कर सकता है क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे। ओके, तो वही चीज़ है आर्टिकल नंबर 200 एंड पॉकेट, वही जो मैंने आपको 1 महीने और 3 महीने वाला चीज़ बताई, वो चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फाइनली हमारे केसेस इंपॉर्टेंट वाले होते हैं ख़त्म। आपको क्या करना है, आपको PDF मिल जाएगी पर हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे, एंड जो मैंने आपको टेलीग्राम हैंडल या फिर जो आपके पास नंबर जिन लोगों के पास, जहाँ आपको बताना है कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये केस अगर आपको लग रहा है। ठीक है, वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं। बाकी अगेन स्पॉटीफाई पे आप सारे लेक्चर्स सुन सकते हैं FRB वाले, एंड फैटमैन लिटिल बॉय इज़ अवेलेबल नाउ। थैंक यू। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये भी बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।